हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है यूएमसीएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा की तैयारी में लगे हुए लोगों के लिए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी का प्रवक्ता चयन परीक्षा का 2013 का प्रश्न पत्र हम लोगों ने 2 से 3 खंडों में कंप्लीट किया। आज हम लोग 2011 के भूगोल में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। प्रवक्ता परीक्षा के इस प्रश्न पत्र में हम लोग 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसकी अच्छी डिटेल भी हम लोग जानेंगे। ये सारी जो सीरीज चल रही हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो कृपया इस पर बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक आप इसको सीरियसली देखते रहें। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए अपने क्वेश्चंस की श्रृंखलाओं पे चलते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न जो हम लोगों का दिया हुआ है वो प्रश्न पत्र हमारा है, मैंने बताया भी आपको कि भूगोल विषय का प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 का प्रश्न पत्र है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, न्यू फाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि न्यू फाउंडलैंड पड़ता कहाँ पर है। ठीक है, तो ये न्यू फाउंडलैंड जो पड़ता है आपका, ये पूरा टोटल हिस्सा पड़ता है, ये अमेरिका और कनाडा का जो पूर्वी छोर पड़ता है, यानी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी छोर है, जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा चलती है जिस तट से होकर के, ये उसी तट पर स्थित क्षेत्र पड़ता है जो कि कनाडा के अंतर्गत क्षेत्र आता है। न्यू फाउंडलैंड का आपका क्षेत्र आता है। ये क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और अटलांटिक महासागर के जो कि उत्तर की तरफ से आने वाली लेब्राडोर की जलधारा है, जो दोनों जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ग्रांड बैंक का निर्माण करती हैं, और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो न्यू फाउंडलैंड जो क्षेत्र है ये मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं। तो इस वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है, और प्लैंकटन की उत्पत्ति के कारण से क्या होता है कि मछलियों के लिए एक अनुकूल स्थिति बनती है। तो इस नाते यहाँ पर मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से पता रही होगी पहले से, मैंने इसको और डिटेल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन है, वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। मतलब वर्तमान समय में जो वन संसाधन घट रहे हैं इसका महत्वपूर्ण कारण क्या रहा है। पहला है मिट्टी अपरदन है, दूसरा है वनीय अपरदन, और तीसरा है बाढ़ें, और चौथा है अधिक गिरना। अधिक गिरना मतलब वृक्षों का अधिक पैमाने पर गिरना। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए आपको वनीय आग। यहाँ पर वनीय अपरदन कह रहा है तो वन से अपरदन नहीं होता है, यहाँ पर शब्द होना चाहिए वनीय आग। अपरदन नहीं, वनीय आग होगा शब्द दोस्तों, वनीय आग। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है वनीय आग। तो वनों में क्या होता है कि जितने भी वन हमारे पड़ते हैं ये मूल रूप से क्या होते हैं, वनों में वनाग्नि हो जाती है। इससे बड़े पैमाने पर वनों में, अक्सर आप टीवी में सुनते होंगे कि वनों में आग लगने से बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और कई दिनों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्षेत्र आपका पड़ेगा, इसमें वनाग्नि का क्षेत्र जो बनेगा ये हो जाता है। इससे नुकसान होता है सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसी नाते घट रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली पकड़ना, शिकार करना एवं भोजन एकत्रित करने की क्रियाएं की जाती हैं, किसके द्वारा की जाती है। तो निश्चित तौर से देखिए, मछली पकड़ना, भोजन करना, शिकार करना है, मछली का शिकार करना, पकड़ना और भोजन एकत्रित करने की क्रिया कहाँ पर होगी, ये ऐसी जगहों पर होगी जहाँ पर जो समुद्र के तट के आसपास का होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में दे रहा है मलेशिया के सेमांग जनजाति, दूसरे में पूर्वी अफ्रीका की मसाई जनजाति, अगला दे रहा है अरेबिया के बद्दू जनजाति, बद्दू इसमें कह रहा है। ये सब जनजातियों के बारे में मध्य एशिया के खिरगिज़। तो दोस्तों जान लीजिए कि मलेशिया का जो क्षेत्र पड़ता है, मलेशिया के सेमांग लोग कृषि तथा पशुपालन नहीं करते हैं। ये लोग, ये बात जान लीजिए, सेमांग लोग कृषि एवं पशुपालन नहीं करते हैं। ये लोग 20 से 25 की संख्या में दल बना करके उपयोगी जंगली पदार्थों को एकत्रित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं। वनों में कंदमूल फल एकत्रित करने के साथ साथ ये लोग जलाशयों से मछली पकड़ना था, छोटे पशुओं और सूअर, बंदर, गिलहरी इस तरह के जानवरों का शिकार करके बड़े पैमाने पर खाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका मलेशिया के सेमांग जनजातियाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहला है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग और चौथा है भारी
इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। तो किस चीज़ के करने में सहायक है? तो ये हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग के में सहायक ये बनेगा आपका, लौह इस्पात उद्योग में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उद्योगों के स्थानीकरण में प्रसिद्ध स्थानीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने ही किया था। ठीक है, इसमें क्या है, उद्योगों के स्थानीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले अल्फ्रेड वेबर महोदय हैं, अल्फ्रेड वेबर हैं। ठीक है, और इन्होंने ही जर्मन ये जो थे वो जर्मन के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और स्थानीकरण का सिद्धांत इन्होंने 1909 ईस्वी में दिया था। और इनकी जो पुस्तक है उबर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीन, ये इनकी पुस्तक है, नाम से प्रकाशित हुई थी इनकी जो पुस्तक है। ब्रिटेन में बदलते लौह इस्पात उद्योग को वर्णित करने में ये काफ़ी सहायक ये पुस्तक रही है आपकी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो प्रमुख सूती वस्त्रों के कारखाने अगस्ता एवं अटलांटा कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, तो ये जो सूती वस्त्र उद्योग के जो कारखाने हैं ये दोनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र जो है अगस्ता और अटलांटा जो क्षेत्र हैं ये दोनों जो है कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के सूती वस्त्र उद्योग के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, दक्षिणी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड है, और दूसरा है दक्षिणी प्रदेश। ठीक है, ये दो क्षेत्र पड़ते हैं आपके। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो जॉर्जिया का जो क्षेत्र होता है, दक्षिणी अप्लेशियन प्रदेश के मध्य में वर्जीनिया से लेकर के मध्य अल्बामा तक का जो लंबी पेटी का उद्योगों का विस्तार है, इसी के अंतर्गत जॉर्जिया में अगस्टा एवं अटलांटा के दो प्रमुख सूती क्षेत्र आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें से जॉर्जिया इसमें हो जाएगा आपका आंसर में, जो भी होगा जॉर्जिया ये आपका क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक कहाँ है? तो दोस्तों कपास की सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और भारत के मध्य में बात करें तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है सिंध और उसकी सहायक नदियों वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ नहरों की सिंचाई के माध्यम से बड़े पैमाने पर इसका जो है उत्पादन किया जाता है। इसी कारण से भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय में भारत में जो तमाम सारी जो मिलें लगी थी वो सब बंद हो करनी पड़ी थी। कारण ये था कि पाकिस्तान बंटवारे में जो ज़मीनें थी वो कपास के उत्पादन वाली वो पाकिस्तान में चली गई थी और पूरी तरह से मिलें यहाँ पर रह गई थी। इस कारण से बड़े पैमाने पर मिलों का बंद कर देना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों को अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? जल है, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है। तो सबसे ज़्यादा कोयला करेगा दोस्त, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईंधन के इंडस्ट्री में चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा पड़ती है किसकी? कोयले से सारे उद्योग चलते हैं, तो कोयला हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राज़ील में सघन काफ़ी बागान विश्व में को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं इसमें? विश्व में को नहीं होगा बेटा, इसमें यहाँ पर होगा दोस्तों बागानी को कहते हैं। विश्व में क्या कहते हैं, इस तरह से होना चाहिए। बागानों को क्या कहते हैं? बागानों को कहते हैं, ये शब्द यहाँ पर होना चाहिए, ये बिल्कुल शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। ब्राज़ील में सघन काफ़ी बागानों को कहते हैं, ये हो जाएगा आपका। तो फजेंडा कहते हैं इसको, फजेंडा कहते हैं, क्योंकि फजनदास लिखा है, इसको फजेंडा भी कहते हैं। फजेंडा भी होता है तो करेक्ट हो जाता है। फजेंदा दास लिख रहा है इसमें, फजनदास कर देगा तो ये भी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में अंगूर की खेती बागवानी को कोस कीट यानी रेशम उत्पादन पालन बहुत विकसित है। कहाँ पर विकसित है? तो देखो ये जो अंगूर की खेती होती है ना, ये ना तो बहुत ठंडी वाले क्षेत्रों में ना ही बहुत गर्मी वाले क्षेत्रों में, ये यहाँ पर जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, भूमध्य सागर के आसपास का जो जितना भी क्षेत्र पड़ता है
आप देख रहे हैं कि इटली से लेकर के फ्रांस, स्पेन जो भी तट में पड़ रहा है, इधर अफ्रीकी कंट्रीज़ को देख लेंगे आप। ये सभी जो आसपास के जो जलवायु के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कैसे कौन से क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इनका जो विस्तार मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 40-45 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में, और यही सेम स्थिति 30 से 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के जो क्षेत्र होते हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी बात। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किसने संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में किसने विभाजित किया है? बृहद कृषि प्रदेशों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन दे रहा है, स्टाम्प है, बेबर है, बीबर हैं और हिटलसी हैं। हिटलसी यहाँ पर ऐसे शब्द होना चाहिए था, ये होना चाहिए दोस्तों, अदा वो ही टलसी है, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हिटलसी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शब्द यही हो जाएगा इनका नाम। निम्नलिखित में से किसने संसार का बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो ये जान लीजिए 1936 ईस्वी में इन डी हिटलसी ने, ठीक है, विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया था, ठीक है। और इनके अनुसार निम्नलिखित तत्वों के आधार पर कृषि प्रदेशों को सीमांकित करने का प्रयास किया गया था। तो वो जो क्षेत्र वगैरह थे, कृषि उत्पादन विधि है, फसलों एवं पशुओं का सहचर्य है, कृषि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन आदि में विनियोग है, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का दंगा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं रही हैं। तो आपको यहाँ पर इतना ही जवाब आपके लिए पर्याप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो निश्चित तौर से रॉयल सोसाइटी वगैरह की जो स्थापना हुई थी 19वीं शताब्दी में 1830 ईस्वी में क्या हो गया था? ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ब्रिटेन में की गई थी दोस्तों, ब्रिटेन में हुई थी। इनके संस्थापकों ने भूगोल को ज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मनोरंजक शाखा बताया था, ठीक है, जब यह स्थापना की गई थी। इसमें विदेशी सदस्यों में जर्मनी भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट रिटर के नाम भी थे। सोसाइटी के सभाओं में भौगोलिक विषयों पर पत्र पढ़े जाने थे, ठीक है। ये सब तमाम सारी चीज़ें थी। और इसका जो मतलब था, इसका मोटिव था, इसी के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान का प्रसार करना इसका मकसद था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जवाब हुआ। अगला है, एंथ्रोपोजियोग्राफी के साथ रेडजेल प्रमुख योगदान दिया था, ठीक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के साथ रेडजेल ने प्रमुख योगदान दिया था। तो रेडजेल महोदय ने किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो राजनीतिक भूगोल के पिता इनको जानते हैं। रेडजेल को क्या कहा जाता है? रेडजेल को राजनीति भूगोल का पिता कहा जाता है। रेडजेल को राजनीति भूगोल का पिता कहा जाता है। तो राजनीति भूगोल हो जाएगा, तो आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूगोल का पिता माना जाता था, मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है इनको, ठीक है। रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता और मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। और इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, जो कि पहली रचना यहाँ पर लिखी हुई है एंथ्रोपोजियोग्राफी है, दूसरा राजनीतिक भूगोल है। पहली रचना ये थी और दूसरा रचना आपकी ये थी, दूसरी रचना ये आपकी है राजनीतिक भूगोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी, ये कुछ पुस्तक है, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के जो रचनाकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, डेविड हार्वे रहे हैं। डेविड हार्वे, तो देखिए डेविड हार्वे इसमें ऑप्शन में क्या है? डेविड हार्वे हैं क्या? डेविड हार्वे, ठीक है। डेविड हार्वे आपके चौथे नंबर ऑप्शन में है, यही इसका बिल्कुल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक के जो राइटर रहे हैं वो डेविड हार्वे महोदय रहे हैं। ओके, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें और नोट कर लीजिएगा कहीं पर। एक पुस्तकों में से निश्चित तौर से कोई ना कोई एक एग्जाम में आता ही रहता है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक है, जिसके जो भी हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी, तो अभी मैंने बताया आपको कि इसके हैं डेविड हार्वे, ठीक है। इसके अलावा पुस्तक सोशल जस्टिस एंड द सिटी,
ये भी डेविड हार्वे की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये डेविड हार्वे की पुस्तक है। अगली पुस्तक है लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पीटर हैगेट की पुस्तक है। लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पुस्तक पीटर हैगेट की है। और अगली पुस्तक है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये जो पुस्तक है ये पीटर हैगेट की ये भी पुस्तक है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा, पीटर हैगेट की 2 पुस्तकें हैं और डेविड हार्वे की 2 पुस्तकें हैं। एक इसमें आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जो पुस्तक है डेविड हार्वे की है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये भी डेविड हार्वे की ही पुस्तक है। और लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पीटर हैगेट की पुस्तक है। और इसके अलावा ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये भी पीटर हैगेट की पुस्तक है। ओके दोस्तों, आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको मालूम है जियोग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो आपका है ये आपका पड़ता है कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। जियोग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन, पार्थिव एकता का सिद्धांत किस मूल सिद्धांत का है? पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है, ये पूछा। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसका मूल सिद्धांत है? यहाँ दोस्तों होना चाहिए किसका मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है भौगोलिक एकता का सिद्धांत है। तो भौगोलिक ऑप्शन आपसे मिस बिल्कुल दिया हुआ है। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है का मूल सिद्धांत भौगोलिक एकता से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान में वृद्धि होती है? ये 2 क्वेश्चन इसमें हो रहा है। इसमें क्वेश्चन एक ही होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये सेगमेंट हटाइए इसको यहाँ से। अब सीधा घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व कितना? 5.5 है। ये तो बिल्कुल आपको ज़बानी तौर पर याद होगा। 5.2 है, 5.52 है। ठीक है, इस तरह के आसपास में है, तो 5.5 ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन है कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित होती हैं? ये तो क्वेश्चन कुछ और, ऑप्शन कुछ और दे रहा है। यहाँ पर कुछ थोड़ी त्रुटि हुई है दोस्तों, ये होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका ये अगले क्वेश्चन का संभवतः है ये। यहाँ पर क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान में वृद्धि होती है। तो जान लीजिए दोस्तों, धरातल के अंदर भूपर्पटी आप समझ लीजिए, इसके अंदर जैसे ही आप घुसेंगे 32 मीटर, कितना? 32 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो 100 किलोमीटर तक जाएंगे, प्रथम 100 किलोमीटर तक। ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर में कितना वृद्धि हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगा। कितना? 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बाद हो जाती है। इसके बाद का जो हिस्सा बनता है, यानी कि इसके बाद का हिस्सा का मतलब हो गया, यानी कि जो हिस्सा जाएगा यहाँ पे 100 किलोमीटर पहले, जो प्रथम 100 किलोमीटर की बात हम लोगों ने की है, 100 किलोमीटर जाने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 100 से फिर अगले 300 की मध्य में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 किलोमीटर हो गया, ये 300 मीटर के मध्य में अगर जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा? 2 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा? प्रति किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस एवं उसके पश्चात जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होने लगती है। यहाँ पर अगर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, और इससे नीचे यानी 300 से फिर नीचे जाएंगे तो वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस जो है गहराई में जाने पर प्रति किलोमीटर में वृद्धि होती चली जाती है। ये एक है, जैसे कि आप सामान्य तापह्रास दर देखे होंगे, जिसके बारे में आप जानते हैं किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। उसी तरह से धरातल के अंदर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है।
लेकिन ये अलग अलग क्रम में अलग अलग बढ़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोर मध्य क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? तो देखो यार, इसमें क्या है ना, द्वितीयक लहर जो होती है वो यस लहर है, प्राथमिक है पी है और ये एस है, और धरातली लहरें एल हैं। तो जान लो धरातली लहरें केवल धरातल पर चलती हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है। प्राथमिक और द्वितीयक लहरों के बारे में बात करेंगे तो प्राथमिक लहरें जो हैं यही जो प्राथमिक लहरें पी हैं, यानी कि स्थल, जल और वायु तीनों जगह चल पाती हैं, ये तीनों माध्यमों में चलने में सक्षम है। लेकिन ये द्वितीयक लहर जो यस है, ये आपका क्या जलीय क्षेत्र में नहीं चल पाती है। और क्या कह रहा है, कोर वाला क्षेत्र, तो आप जानते हैं कोर वाला क्षेत्र को माना जाता है कि वो प्लाज्मा की स्थिति में है, ठीक है, यानी कि लिक्विड रूप में माना जाता है उसमें है, तो उस स्थिति में यस लहर चल नहीं पाएगी। तो बचा ऑप्शन आपका पी, यानी कि प्राथमिक लहर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? पृथ्वी पर किस गहराई में? तो वैसे तो देखा जाए किताबों में 200 देता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन 100 में दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर 100 आपका हो जाएगा, 100 किलोमीटर की गहराई पर हो जाएगा। एथिनोस्फीयर मंडल जो मिलेगा वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुटेनबर्ग असंबद्धता के बारे में कह रहा है। गुटेनबर्ग असंबद्धता है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो मेंटल एवं अंतरतम की सीमा के मध्य पाया जाता है, मेंटल एवं अंतरतम सीमा के मध्य में पाया जाता है। 5 तरह की जो है असंबद्धताएँ पाई जाती हैं दोस्तों, इनके बारे में हम लोगों ने वीडियो में बता रखा है। आप लोग चाहें तो दोस्तों जा करके ज्योग्राफी के वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो क्वेश्चन ज़रूरी होता है उस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनेगा? तो देखिए ग्रेबन है, ये बनता है आपका, और हास्ट ये भी बनता है आपका, ये दोनों स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ब्रंसन घाटी ये भी बनेगी आपकी, ठीक है। नेपे है, ये नहीं बनेगा आपको दोस्तों, ठीक है, नेपे की संरचना नहीं बनती, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, चौथा नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल रवेदार है? तो रवेदार अग्नेय सेल होती हैं, बिल्कुल जानते हैं रवेदार अग्नेय सेल हैं, तो इसमें बिल्कुल आपको पता होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है, यानी कि बदला हुआ रूप नहीं है? तो जान लीजिए संगमरमर बदला है, ग्रेफाइट है, सिस्ट है, ये सब बदले हुए रूप हैं। बेसाल्ट है, ये नहीं बदला हुआ रूप है, ठीक है, बेसाल्ट का आपका हो जाएगा, ये बिल्कुल बदला हुआ रूप नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है? अवसादी सेल इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये जान लीजिए अवसादों से जो नहीं बनी हुई है सेल वो अवसादी सेल नहीं होगी। कौन सी सेल है? जैसे स्लेट है, ठीक है, ये अवसादी सेल है, अवसादी सेल है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि आपकी चूना पत्थर सेल आ रही है, ये भी आपकी सेल जो है कैसी है, चूना पत्थर जो सेल है ये अवसादी सेलों से ही बनी हुई है, का उदाहरण नहीं है। ये आपका ये है अवसादी सेल का उदाहरण है, पूछा है नहीं है दोस्तों, नहीं है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो गैब्रो केवल नहीं है, बाकी सब ये कोयला भी अवसादी सेल है, ठीक है। पूछा है उदाहरण नहीं है, देखिए अवसादी सेल का उदाहरण, यानी कि बाकी अवसादी सेल है, कोई एक अवसादी सेल नहीं। जैसे स्लेट है, ये भी अवसादी सेल है, चूना पत्थर ये भी अवसादी सेल, कोयला है ये भी अवसादी सेल है, गैब्रो जो है अवसादी सेल नहीं है। ये आग्नेय चट्टानों से बनती है। ये रिफ्ट घाटी का परिणाम क्या है? भ्रंशन है, रिफ्ट घाटी है, भ्रंशन होगा यहाँ पे दोस्तों, रिफ्ट घाटी का जो है भ्रंशन हो जाएगा। यहाँ भ्रंशन, यहाँ पे ऑप्शन ये लग जाएगा ऐसे, भ्रंशन, ठीक है, ये हो जाएगा 25 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो निश्चित तौर से इसमें हिमालयी क्षेत्र होगा। हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्या है, सबसे ज़्यादा भूकंप वाला क्षेत्र आपका बनेगा। अरावली है, ये नहीं होगा। हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, सिंधु गंगा का मैदान, ये नहीं, बिल्कुल यही होगा क्षेत्र दोस्तों, ठीक है, हिमालय का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भाइयों, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाया जाता है? तो ज्वालामुखी आप जानते हैं प्रशांत महासागर जो है उसके बिल्कुल इर्द गिर्द का जो हिस्सा पड़ता है, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ का हिस्सा, यानी कि प्रशांत महासागर के, ये देखिए प्रशांत महासागर की इमेजिनेशन करिए, और ये पूरा हिस्सा जो पड़ता है तो यहाँ पर पड़ता है क्या, इस वाले हिस्से में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी वाले हिस्से में। आप यहाँ पर न्यूजीलैंड से लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे जापान तक के क्षेत्रों में, जापान से आगे चले जाएंगे रूस वाला जो क्षेत्र है, ये सब प्रशांत महासागर पेटी के नाम से जाना जाता है। ये आगे बढ़ कर के चला जाता है
जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर होते हुए राखी पर्वत श्रेणी के बाद इसके बाद आगे चला जाता है दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी। ये पूरा जो वलय वाला जो क्षेत्र बनता है ये पूरे हिस्सा, और यहीं पर आप देखते हैं कि हवाई द्वीप वगैरह इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये पूरा क्या है, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र पेटी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी जो आपका क्या है, वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी क्षेत्र है। अगला है दोस्तों, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं। लहरदार जो आकृति होती है उसे फैकोलिथ कहते हैं दोस्तों। तो फैकोलिथ जो ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। लहरदार आकृति जो होती है जो कि धरातल के अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही जो संरचना बनती है वो क्या होती है, फैकोलिथ की संरचना कहलाती है। अगला है, अपर्दन चक्र की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला कौन था। अपर्दन चक्र की संकल्पना पर सबसे पहले प्रकाश डालने वाला था जेम्स हट्टन साहब थे। तो जेम्स हट्टन जो था वो सबसे पहले अपर्दन चक्र की संकल्पना पर प्रकाश डालने वाला व्यक्ति था। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों का आज 30 क्वेश्चन से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में जो मिलेंगे तो इसके शेष प्रश्नों के साथ आप लोगों से हमारी बातचीत होगी, और उम्मीद है कि आपको जो सेगमेंट हम लोगों का चल रहा है वो काफ़ी अच्छा और उपयोगी सिद्ध होगा, आपके लिए हो रहा होगा। इसी तरह से दोस्तों मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम जब तक आपका होगा तब तक हम लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन और इतनी ज़्यादा सीरीज कर चुके होंगे कि आशा है कि उसमें से ज़रूर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे और ये सफलता के मार्ग में आपके एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों ऐसे ही साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।